गरीब अनीता और उसकी बहू सोनम राजवंती नाम की एक औरत के बहुत बड़े बंगले में साफ सफाई का काम किया करती थी। राजवंती के बंगले में कई तरह की फल सब्जियां लगी हुई थी और सबसे ज्यादा जिस चीज को राजवंती अपने घर पर खेती में लगाया करती थी वो थे नारियल। ऐसे ही एक सुबह राजवंती अनीता और सोनम से बोलती है, मैं अपने परिवार के साथ एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। ऐसे में तुम्हें बंगले के अंदर ही रहना है और बंगले की पूरी रखवाली करनी है। आप कहाँ जा रही हो मालकिन? वो हमारे किसी रिश्तेदार की शादी है, तो वहीं जा रहे हैं मैं और मेरा परिवार। ठीक है मालकिन, आप बेफिक्र होकर जाइए। हम बंगले का और बाकी चीजों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ऐसे ही राजवंती और भी कई चीजें अनीता और सोनम को समझाती है। उसके बाद दोनों सास बहू साफ सफाई के कामों में लग जाती हैं। देखो, तुम दोनों बहुत समय से मेरे यहाँ पर काम कर रही हो, इसलिए तुम दोनों पर मुझे पूरा भरोसा है। और जितने भी फल सब्जी और फूल लगे हुए हैं ना, सबको बराबर पानी देना। हाँ, एक भी फूल मुरझाना नहीं चाहिए। अगले दिन राजवंती अपने पूरे परिवार के साथ चली जाती है। दोनों सास बहू अपने लिए चाय बनाती है और चाय पीते हुए बोलती हैं, अरे किस्मत देख रही है बहू, कहाँ हमारा वो टूटा फूटा कच्चा मकान है जहाँ से हम इस बंगले में काम करने के लिए आते हैं। और मालकिन के रहम करम पर हम एक हफ्ते के लिए इस बंगले की मालकिन हो गए हैं। अरे जल्दी चाय पी ले बहू, बाहर जाकर पौधों को पानी भी देना है। चाय पीने के बाद दोनों सास बहू बाहर जाती है। तभी सोनम की नजर नारियल के पेड़ के नीचे गिरे हुए एक नारियल पर जाती है। सोनम उस नारियल को उठाती है और उसे बजा कर देखने लगती है और बोलती है, अरे वाह, इस नारियल में तो लगता है बहुत सारा पानी है। जल्दी से मैं इस नारियल को तोड़कर इसमें से पानी निकाल कर पीती हूँ। ये देखिए माँ जी, मुझे नारियल मिला है यहाँ पर। अरे ये तूने कैसे तोड़ लिया? तुझे नारियल के पेड़ पर चढ़ना आता है क्या? नहीं माँ जी, ये तो पहले से ही नीचे गिरा हुआ था। इसमें कम से कम 2 गिलास पानी तो होगा ही। जल्दी से इसे तोड़कर नारियल पानी पीते हैं। ऐसे ही सोनम और अनीता दोनों मिलकर उस नारियल को तोड़कर उसका पानी निकालते हैं। तभी सोनम के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मेरे पास इस नारियल को देखकर एक व्यापार करने का सुझाव आ रहा है। कैसा सुझाव बहू, मुझे भी तो बता। क्यों ना हम दोनों सास बहू मिलकर नारियल बेचना शुरू कर दे? ये तू क्या कह रही है बहू? ये नारियल कौन सा हमारे उगाए हुए हैं जो हम इन्हें बेच दे? ये सब कुछ तो मालकिन का है। तो मालकिन भी तो अपनी है, और वैसे भी अभी मालकिन को आने में समय लगेगा, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि पेड़ पर कितने नारियल लगे हैं और कितने नहीं। लेकिन पेड़ पर चढ़कर नारियल उतारेगा कौन बहू? अब इस उम्र में मुझसे तो चढ़ा नहीं जाएगा। अरे माँ जी, उसकी चिंता आप क्यों करती है? मैं उतार कर लाऊंगी ना। ठीक है बहू, फिर तो मैं तेरे साथ हूँ। हम दोनों गरीब सास बहू मिलकर जब तक मालकिन नहीं आ जाती तब तक नारियल भी बेचा करेंगे और बंगले का ख्याल भी रखेंगे। अपनी सास की बातें सुनकर सोनम खुश हो जाती है और नारियल उतारना शुरू करती है। अगले दिन बंगले का काम खत्म करने के बाद दोनों सास बहू जाकर बाजार में नारियल बेचने लगती हैं। इतने अच्छे पानी से भरे नारियल को देखकर ग्राहक जल्दी जल्दी नारियल खरीदने लगते हैं। तभी एक बिरजू नाम का आदमी सोनम और अनीता के पास आता है और नारियल देखकर बोलता है, बहन जी, नारियल कितने का दे रही हैं? भाई साहब, 80 रुपए का नारियल है। ये तो बड़ा महंगा दे रही हैं आप। तो ठीक है, आप 100 का ले लीजिए। ये क्या बात हुई? वो 80 बोल रही है और तुम 100 बोल रही हो। अब अगर आपको 80 ज्यादा महंगा लग रहा है तो फिर 100 आपको सस्ता लग रहा होगा, इसलिए कहा। 80 रुपए कोई ज्यादा नहीं है भाई साहब। आप नारियल को छनका कर देख लीजिए, 2 गिलास पानी पूरा पूरा निकलेगा और जो गिरी मिलेगी वो अलग। ठीक है, दे दो। मुझे अभी पीना है नारियल पानी। तो एक काम करो, ऊपर से काट कर ही दे दो। बिरजू की बात सुनकर सोनम नारियल उठाती है, उसमें पाइप लगाकर बिरजू को दे देती है और उसे नारियल पानी को पीने के बाद बिरजू को बहुत अच्छा लगता है। बिरजू सोनम को 80 रुपए देता है और फिर बिरजू बोलता है, अरे वाह,
मजा आ गया इस नारियल पानी को पीकर तो। और लोग भी 70-80 रुपए का नारियल देते हैं, लेकिन पानी उसमें होता ही नहीं है। अरे तभी तो कहा भाई साहब कि नारियल A1 क्वालिटी का है। बस तो ठीक है, अब से तो रोज आया करूंगा। एक नारियल मेरे नाम का आप अलग से निकाल कर रख देना। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। लगभग 6 दिन बीत जाते हैं और हर दिन नारियल बेच बेच कर दोनों सास बहू अच्छे पैसे भी कमा लेती हैं। अब 7वां दिन था और अनीता सोनम से बोलती है, अरे बहू, अभी तक तो हमने मालकिन की गैर मौजूदगी में सारे पेड़ों के नारियल उतार कर बेच दिए, लेकिन अब जब मालकिन आएंगी तब क्या करेंगे हम? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे पहले से ही पता है कि क्या बोलना है। ठीक है बहू, मैं तो बस तेरी हाँ में हाँ ही मिला सकती हूँ। अब जो थोड़े बहुत नारियल बचे हुए हैं, आज हम उन्हें ले जाकर बेच देते हैं और बाकी का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। ऐसे ही दोनों सास बहू बचे हुए सभी नारियल को लेकर अपने दिल्ली वाले अड्डे पर जाती हैं और नारियल पानी बेचकर वापस अपने बंगले पर आ जाती हैं। अगली सुबह राजवंती अपने परिवार के साथ वापस से अपने बंगले में लौट आती है। पूरा बंगला एकदम चमक रहा था और सारे पौधे अच्छे से महक रहे थे। ये देखकर राजवंती बहुत खुश होती है और बोलती है, तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में बंगले को बहुत अच्छे से संभाला है और सारी खेती का भी खूब अच्छे से ख्याल रखा है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। आपका भरोसा ही हमारे लिए सब कुछ है मालकिन। राजवंती बाहर जाती है और पेड़ पौधों को निहारने लगती है। तभी उसकी नजर नारियल के पेड़ों पर जाती है, जो कि बिल्कुल खाली थे। उन पर एक भी नारियल नहीं था। ये देखकर राजवंती अनीता और सोनम दोनों को आवाज देती है और बोलती है, नारियल के पेड़ से सारे नारियल कहाँ चले गए? मुझे याद है कि सारे पेड़ों पर अच्छे से नारियल लगे हुए थे। वो मालकिन, बात यह है कि ना सारे नारियल खराब हो गए थे। खराब हो गए थे का क्या मतलब है? साफ साफ बोलो, क्या बात है? मालकिन, बात यह है कि एक दिन सफाई करते हुए जब मैं नारियल के पेड़ को देख रही थी ना, तो मैंने देखा कि सारे नारियल सड़ रहे हैं। इसलिए मैंने माँ जी की मदद से सारे नारियल को झाड़ से उतार लिया और फिर उन्हें फेंक दिया। मालकिन, अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर पूरा का पूरा पेड़ ही खराब हो जाता। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ था? खैर चलो, कोई बात नहीं, नए फल आ जाएंगे तो नए नारियल लग जाएंगे। ऐसे ही अनीता और सोनम दोनों राजवंती को अपनी बातों में फंसा लेती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब नारियल के पेड़ों पर जैसे ही नारियल आते हैं तो दोनों सास बहू बड़ी ही चतुराई से नारियल को छुपाकर अपने पास रखने लगती हैं और उन्हें बेचना शुरू कर देती हैं। अब बंगले में साफ सफाई के साथ साथ नारियल से भी दोनों सास बहू की जेब में खूब पैसे आने लगे थे। राजवंती अभी तक इन सारी बातों से बेखबर थी। ऐसे ही एक दिन राजवंती फिर से अपने नारियल के पेड़ों को देखती है और बोलती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना वक्त हो गया है लेकिन नारियल के पेड़ों पर नारियल ही नहीं आ रहे। लगता है मालकिन, पेड़ों पर किसी की नजर लग गई है, इसलिए नारियल नहीं लग रहे। हाँ मालकिन, हम भी रोज देखते हैं लेकिन यहाँ पर तो नारियल लगता ही नहीं है। अरे तुम दोनों तो वही सास बहू हो ना जो नारियल बेचती हो? बड़े दिनों से तुम लोग नारियल लेकर नहीं आई हो। ये सवाल जवाब करने से पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो रजवंती मालकिन का पुराना कर्मचारी हूँ, उनके कारोबार का लेखा जोखा देखता हूँ। तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? राजवंती के सवाल करते ही बिरजू नारियल बेचने वाली गरीब सास बहू की सारी सच्चाई राजवंती को बता देता है, जिसे सुनकर राजवंती बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी अनीता और सोनम हाथ जोड़कर बोलती हैं, माफ कर दीजिए मालकिन, अपनी गरीबी के चलते हम इस लालच में आ गए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और माँ जी तो नारियल बेचने के लिए राजी भी नहीं हो रही थी, मैंने ही उन्हें जोर जबरदस्ती की थी। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए मालकिन। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे भी मैं इतने सारे नारियल का करती भी तो क्या करती। अब से तुम चुरा कर नहीं बल्कि खुले आम नारियल ले जाकर बेच सकती हो।
दोनों सास बहू राजवंती की बात सुनकर खुश हो जाती हैं और ऐसे ही गरीब सास बहू अपने नारियल बेचने का व्यापार करती रहती हैं। रिया घर की हिटलर थी। सब कुछ घरे उसी के हिसाब से होता था। रिया के साथ उसका पति रुद्र और रिया का भाई पीयूष रहा करते थे। रिया रुद्र और पीयूष से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन रुद्र घर में पोछा लगा रहा था तो वहीं पीयूष किचन में बर्तन धो रहा था और धोते हुए गाना गा रहा था। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, बर्तन हमें धोना पड़ेगा, अरे जीवन का ये जहर तो पीना ही पड़ेगा, घिस घिस के बर्तन तो धोना ही पड़ेगा। ओ मेरे प्यारे साले, ये गाना गाना बंद कर दे और जल्दी जल्दी बर्तन धो। तेरी डाइन बहन आ गई ना और उसको पता चल गया कि काम नहीं हुआ तो मेरे भाई हम दोनों की हंटर से फिल्म बना देगी। जीजा जी, मेरा तो दिल करता है ना कि घर छोड़कर भाग जाऊं, पर जब भागने का सोचता हूँ ना तो डर के मारे घर के बाहर कदम ही नहीं चाहते, क्योंकि अचानक से ना मन में दीदी का चेहरा आ जाता है। खौफनाक चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, घूरती हुई वो। अरे जीजा, उनकी याद आते ही ना मेरे पाँव ना कांपने लगते हैं और खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं। अरे वही तो, अपने साथ साथ तुम लोगों ने मेरी जिंदगी भी नर्क कर दी है। अरे मुझ जैसे मासूम को पता होता कि तेरी बहन ऐसी डाइन है, मैं उस हिटलर से कभी शादी न करता। अरे जीजा जी, हमें तो यही लगा था कि शादी हो जाएगी तो दीदी सुधर जाएंगी, लेकिन जैसी वो पहले थी ना वैसे ही है शादी के बाद भी। जब यहाँ आई थी ना तो हमें लगा आप लोग ना उनकी अकल को ठिकाने लगाओगे, लेकिन उन्होंने तो आप लोगों की अकल को ठिकाने लगा दिया। बेचारे दोनों अपना सुख दुख आपस में बांट रहे थे। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक तुम दोनों का काम नहीं हुआ। याद है ना, समय पर काम न करने का नतीजा क्या होता है? मेरे कमरे में वही हंटर रखा हुआ है, उस हंटर से मार मार के तुम दोनों को ठीक कर दूंगी। दीदी, मैं तो तुम्हारा सगा भाई हूँ ना, अरे कम से कम भाई पे तो थोड़ा रहम खा लो। अरे अगर आपको मारना ही है ना तो जीजा जी है ना, अब भगवान ने इनको आपसे मार खाने के लिए तो भेजा है। और वैसे भी आप पत्नी हो, आपका तो हक बनता है, आप मार सकती हो। ओ साले, तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है। अबे तू तो दर्द में जी रहा है घुट घुट कर। अबे मुझसे पूछ, मुझसे तो जिया भी नहीं जा रहा। अबे तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कहा तुमने रुद्र? लगता है कि हंटर वाली मार भूल गए हो, याद दिलाऊं क्या? अरे अरे नहीं नहीं, अरे मैं तो अपने प्यारे साले से बात कर रहा था। वैसे डार्लिंग, तुम्हें किट्टी पार्टी में जाना है ना, तुम रेडी नहीं हुई? अरे मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ, तुम कहो तो सब कुछ रेडी कर दूँ। सब कुछ तुमने एक दिन पहले ही रेडी कर दिया था, बस मैं नहाने जा रही हूँ। जब तक मैं तैयार होकर आऊँ तब तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में जाना है तो घर में आने के लिए थोड़ा लेट हो जाएगा। आहा, जाओ मेरी प्यारी पत्नी, एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। काम करने के लिए हम दोनों है ना। ऐसे रिया अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में गई हुई थी। तभी रुद्र अपनी पत्नी को फोन करके बोलता है, रिया, दरअसल बात यह है कि हम काम करते करते ना दोनों बहुत थक गए हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम आज ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लें। वैसे भी अपने हाथ का गंदा खाना खा खाकर हम दोनों ना पक गए हैं, क्यों ना आज बाहर से मंगा लें। देखो, फालतू में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि घर में सिंपल सी दाल चावल बनाकर खा लो। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है कि तुम दोनों को बाहर का महंगा महंगा खाना खिलाऊं। चुपचाप खाना बनाओ और खा लो, मुझे परेशान मत करो। रिया की बात सुनकर रुद्र और पीयूष का मुंह बन जाता है और उनका मन उदास हो जाता है। दरअसल रिया एक बिजनेस वुमेन थी। उसने अकेले ही खुद के दम पर एक मुकाम हासिल किया था, इसलिए रिया के अंदर खुद की कामयाबी का एटीट्यूड था। बेचारे दोनों उसकी मजबूरी में ही किचन में जाते और खाना बनाने शुरू कर देते। ऐसे एक दिन रुद्र की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद पीयूष को ही अकेले घर का सारा काम करना पड़ता है। काम के साथ पीयूष रुद्र को भी देख रहा था। ऐसे एक दिन रुद्र और पीयूष दोनों रिया से कहते हैं, देखो, अब पीयूष और मैं हम दोनों जॉब करना चाहते हैं। आखिर कब तक हम जीजा साले घर का कामकाज करते रहेंगे? हम दोनों सोच रहे हैं क्यों ना कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। दीदी, अब मैं क्या कहता हूँ ना, आपका इतना बड़ा बिजनेस है तो आप ना हम दोनों को ना साथ में काम पे रख लो, हम आपकी हेल्प करेंगे। मुझे तुम जैसे निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में काम करने के लिए रखूंगी? तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे तो मेरे ऑफिस के नौकर है।
और तुम दोनों सिर्फ 12वीं पास। रुद्र और पीयूष दोनों बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन दोनों का मन बहुत साफ था। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद रिश्तों को किस तरह से अहमियत दी जाती है, ये बात दोनों बखूबी जानते थे। लेकिन रिया पढ़ी लिखी और समझदार होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ काम और अपने एटीट्यूड को ही अहमियत देती थी। ऐसे ही जीजा साले दोनों परेशान हो चुके थे और वो घर से भागने का फैसला करते हैं। ऐसे एक दिन रिया ऑफिस गई हुई थी। रुद्र और पीयूष दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। जब रिया घर पर आती है तो रिया के हाथ में एक चिट्ठी लगती है। उस चिट्ठी में दोनों ने अपनी सारी आप बीती लिखी हुई थी। ठीक है, मैं और पीयूष कम पढ़े लिखे हैं, शायद हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं घर छोड़कर। और जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, अकेले संभालो तुम सब कुछ। सही कह रहे हो जीजा जी आप। दीदी, आपके अंदर ना बस घमंड भरा हुआ है। ना तो आप एक अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही अच्छी बहन। आपकी नजर में ना अपनों की कोई अहमियत नहीं है। जिसे जहाँ जाना है जा सकता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेली सब कुछ संभाल नहीं सकती हूँ? अरे मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, उसका रहना या ना रहना एक ही बराबर है। चिट्ठी पढ़कर रिया थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें ढूंढने में नाकाम रहती है। ऐसे अब रिया को घर और बाहर दोनों को ही अकेले संभालना पड़ रहा था। धीरे धीरे रिया को बिजनेस में बहुत घाटा हो जाता है और उसका दिवालिया ही निकल जाता है, जिस वजह से रिया जिस घर में रह रही थी वो घर भी बिक जाता है और धीरे धीरे घर की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। रिया को अब नौकरी की जरूरत थी। एक दिन रिया एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। रिया को इंटरव्यू देने के लिए केबिन में बुलाया जाता है। केबिन में रुद्र और पीयूष दोनों ही मौजूद थे। रुद्र और पीयूष को देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है बाहर तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस ऑफिस के ओनर हम दोनों हैं। अरे ये बिजनेस हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। तुम्हें क्या लग रहा था रिया कि तुम ही पढ़ी लिखी हो, तुम ही बिजनेस कर सकती हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो बस मेरे अंदर मेरी कामयाबी को लेकर घमंड आ चुका था, पर अब मेरा घमंड हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है। दीदी पता है, आपको ना बस अपने आप से मतलब था। आप घमंड में इतनी अंधी हो चुकी थी ना कि आपको सब कुछ दिखाई देना बंद हो चुका था। ना तो आपने अपने भाई को भाई समझा, ना ही पति को पति समझा, बस खुद के बारे में सोचा। और आज आप देखिए, आपके पास ना तो आपके अपने हैं, ना ही कामयाबी है। जिस किसी ने भी ये बात कही है, बिल्कुल ठीक कही है कि औरत के अंदर कामयाबी को लेकर घमंड आता है ना, तो एक ना एक दिन जरूर टूट जाता है। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत था, लेकिन आज मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहन बनने की कोशिश करूँगी। मुझे फिर से एक मौका दे दो। इस बार मैं तुम दोनों में से किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो सही है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। खुद की कामयाबी से रुद्र और पीयूष ने रिया के मुंह पर खींचकर एक तमाचा मारा था। रिया को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उन दोनों से माफी मांगती है और वो दोनों से माफ कर देते हैं और एक बार फिर से साथ में रहने का फैसला करते हैं। रिया भी एक अच्छी बीवी और अच्छी बहन बनने की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।